जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने सचड़ कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटर दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है आज 34 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कथन बी है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए गलत है और बी सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कथन कह रहा है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के बारे में सांसद सरकार के काम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बात सही होगा। सेकंड कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। यह भी सही होगा। दोनों ही कथन, यह दूसरा कथन जो होगा यह गलत होगा। यह बात जो है गलत है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। यह बात जो है गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है किंतु बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। प्रश्न काल में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय और सरकार की कमियों पर प्रकाश डाला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रित करती है और सांसद सरकार के कामकाज की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है, संसद द्वारा पारित किया गया कई कानून संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कथन बी है, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीटेट में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। कथन पहला कह रहा है, संसद द्वारा पारित किया गया कई कानून संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे न्यायपालिका कानून को रद्द कर सकती है। यह बात जो होगा सही होगा। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकती। यह बात गलत है। विधेयक जो है वह न्यायपालिका नहीं पास करती, बल्कि विधेयक जो तैयार करता है संसद। संसद के द्वारा ही विधेयक तैयार किया जाता है। तो यह कथन जो होगा वह गलत होगा। सेकंड कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है किंतु बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। न्यायपालिका कानून को अनुरक्षण करके मौलिक अधिकारों को लागू करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए। न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए, ऐसा सामंजस्य रखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पूछा है कौन सा कथन है जो गलत है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिकता स्वतंत्रता को छीनेगा। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन जो होगा, राज्य धर्म के एकदम पृथक नहीं है, परंतु यह धर्म से निश्चित दूरी बनाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि राज्य धर्म से अलग नहीं है। राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आधार संविधान के आदर्शों पर आधारित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार, अध्यात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो वह है लोकतांत्रिक सरकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो होगा लोकतांत्रिक सरकार है भारत में। भारत में सरकार का स्वरूप जो है वह लोकतांत्रिक है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका निहित हैं। जिसमें क्या है? विधायिका है, विधायिका है और है कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका निहित हैं। न्यायपालिका जो है यह निहित हैं, तीनों हैं। विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह तीनों जो हैं निहित हैं लोकतांत्रिक सरकार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? घासीदास ने, नारायण गुरु ने, हरिदास ने, ज्योतिबा फूले ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ज्योतिबा राव फूले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? स्थापना जो है यह 1873 में किया गया था। 1873 में ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अछूत को शोषण से मुक्त करना। मुख्य उद्देश्य जो था वह था अछूत को शोषण से मुक्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को या मंगल पांडे को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में
किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो वह मंगल पांडे को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। वह एक भारतीय सैनिक था जिसने 1857 के विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मंगल पांडे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, मंगल, या शनि, शुक्र, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर जो हैं या छल्ले बने हुए हैं, चारों ओर छल्ले हैं। शनि ग्रह जो है या बृहस्पति के बाद सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा जो है वह ग्रह है कौन सा? शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, जीवन के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जाइड पृथ्वी के आकार का ग्रह है। जाइड जो है जाइड पृथ्वी के आकार का ग्रह है, पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और यह सूर्य का तीसरा निकटतम और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह जो होगा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य के निकटतम और आकार में पांचवा। आकार में कौन सा स्थान है? तो आकार में पांचवा स्थान है। पांचवा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। थर्ड ऑप्शन जो होगा, चंद्रमा केवल पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। फोर्थ ऑप्शन है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि इसके एक चक्कर पूरा करने में और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में एक ही समय लगता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा को कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। 27 दिन लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? वास्को डी गामा, जुनजंग, क्रिस्टोफर कोलंबस, फाजियान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो वह था क्रिस्टोफस कोलंबस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफस कोलंबस। कोलंबस ने भारत की खोज के लिए पश्चिमी दिशा में अपनी यात्रा शुरू की थी। क्रिस्टोफस कोलंबस ने भारत की खोज के लिए पश्चिमी दिशा को अपनाया था। पश्चिम दिशा को अपनाया था। पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा शुरू की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वह आया था 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ से आया था? तो यह है पुर्तगाल से। पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में और यह आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कॉलिकट बंदरगाह पर उतरा था। कॉलिकट बंदरगाह पर यह उतरा था। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, केरल के कॉलिकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा जो है यह उतरा था कब? 1498 में। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग आरंभ किया? चोल, कुषाण, चेर या पांड्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग आरंभ किया? तो वह थे चेर शासक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेर शासक थे। चेर राजवंश 9वीं सदी में केरल में स्थापित हुआ था। चेर राजवंश जो है यह 9वीं सदी में केरल में स्थापित हुआ था। केरल में जो है यह स्थापित हुआ था। वे पहले शासक थे जिन्होंने मलयालम भाषा का शिलालेखों में प्रयोग किया था और इसने पहले क्षेत्रीय भाषा एवं सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं था। इससे पहले क्षेत्रीय भाषाएं सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं थी। मलयालम प्रायद्वीपीय के उस हिस्से की व्यापक रूप से लोकप्रिय भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापक की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठखड़ा होना, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। थर्ड ऑप्शन जो है, गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। फोर्थ ऑप्शन जो होगा, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। क्या कारण था? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1906 में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित वन कानून के विरोध में सोंग्राम विद्रोह भड़का था। इस कानून की आड़ में अंग्रेज वनों पर पूरा नियंत्रण और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। इस कानून की आड़ में अंग्रेज वनों पर पूरा नियंत्रण करना चाहते थे और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस आयोग में अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? साइमन कमीशन भेजा गया जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1927 में। और इसमें सदस्य जो थे सदस्य थे 9 और 9 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य जो है वह भारतीय नहीं था। शासन प्रणाली की समीक्षा करने तथा संविधान में सुधार करने का सुझाव देने 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और साइमन कमीशन को भारत में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। साइमन कमीशन को भारत में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसको काला झंडा भी दिखाया गया था। पूछा है, काला झंडा भी दिखाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है आंदोलन संगठन, दूसरे तरफ है सुधारक। पहला जो होगा ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। सुधारक में है स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां, हेनरी लुइस, विवियन डेरोलिजियो और फोर्थ जो होगा केशव चंद्र सेन। तो दोनों को मिलान करना है। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मिलान करने वाला। तो मिलान कीजिए आप सभी और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंदोलन संगठन जो है ब्रह्म समाज के संगठनकर्ता कौन थे? तो वह केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय द्वारा 1928 में स्थापित किया गया था, लेकिन केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज के दूसरे महत्वपूर्ण नेता थे। अगर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय होता तो वह सही होता, लेकिन वह वे नहीं हैं, इसलिए केशव चंद्र सेन। तो पहला का जो होगा वह फोर्थ होगा और दूसरे ऑप्शन में पहला है, यह भी गलत हो गया। पहला का तीसरा है, यह भी गलत हो गया। पहला का दूसरा, बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन ए। चलिए आगे भी मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन के संगठनकर्ता जो थे हेनरी लुइस, विवियन डिरोजियो और रामकृष्ण मिशन। इसके जो थे संगठनकर्ता स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन जो है यह सैयद अहमद खां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट था वह था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे?
तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वयोवृद्ध गांधीवादी जो नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे किस राज्य को बनाने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। 1952 में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामल्लू ने 58 दिनों की भूख हड़ताल आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए की थी। कितने दिनों की भूख हड़ताल हुआ था? तो वह है 58 दिनों का। 58 दिनों की भूख हड़ताल आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए की थी और इस हड़ताल के कारण ही एक जन आंदोलन राज्य भर में उत्पन्न हुआ और केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने के लिए मजबूर हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।